नमस्कार, मेरा नाम है राजीव चतुर्वेदी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रोग्राम किस्से सुने अनसुने। तो आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब की और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्सों की, कुछ दिलचस्प किस्सों की, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो दिलीप कुमार, एज वी ऑल नो, born as Yusuf Khan, who began as a diffident novice in Hindi cinemas in the early 40s and went on to attain a pinnacle of stardom within a short time. He came up with spellbinding performances in one hit film after another in almost 6-decade-long career, and his success was based on his innovative capability, determination and never say die attitude. तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं दिलीप कुमार साहब की और आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में 1942 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिलीप साहब की पहली पिक्चर 1944 में आई थी, जिसका नाम था ज्वार भाटा। प्रोड्यूस की थी बॉम्बे टॉकीज़ ने और डायरेक्टर थे अमीय चक्रवर्ती, म्यूज़िक था अनिल बिस्वास साहब का, और इसमें बिसाइड्स ऑफ कोर्स ही वाज द लीडिंग मैन, इसमें मृदुला, शमीम, आगा जान और के.एन. सिंह साहब थे। तो हम आपको ले चलते हैं 1942 में और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म कैसे मिली थी दिलीप साहब को। तो जिक्र 1942 का है और बॉम्बे का सेंट्रल स्टेशन, जिसमें दिलीप कुमार साहब वेट कर रहे हैं एक ट्रेन जो कि दादर उनको ले जाएगी। तो किसी बिज़नेस प्रपोजिशन के सिलसिले में ये वहाँ पे उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे सेंट्रल पे फॉर गोइंग टुवर्ड्स दादर। तभी उनकी नज़र पड़ी एक शख्स पे जिनका नाम था डॉक्टर मसानी। डॉक्टर मसानी एक साइकोलॉजिस्ट थे और जो एक बार विल्सन कॉलेज आए थे, जहाँ पे दिलीप साहब ने 1 साल की पढ़ाई की थी। तो इन्होंने डॉक्टर मसानी को इंट्रोड्यूस किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर मसानी साहब से। उनको याद आया और उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर यूसुफ। तो यूसुफ साहब ने कहा कि मैं कुछ काम की तलाश में हूँ और आजकल बात कुछ बन नहीं रही है, तो मैं उसी सिलसिले में किसी से मिलने दादर जा रहा था और बस आपसे मुलाकात हो गई तो दिल किया कि आपसे बात कर लें। तो डॉक्टर मसानी साहब को पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि बरखुरदार मैं मलाड जा रहा हूँ और बॉम्बे टॉकीज़ के ओनर से मिलने, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और देखते हैं तो मैं वहाँ पे अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा है। तो दिलीप साहब के खुद के अल्फाजों में उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा और उसके बाद डॉक्टर मसानी के साथ मलाड जाने के लिए तैयार हो गए और दादर जाने का इरादा उन्होंने फ़िलहाल के लिए टाल दिया। तो ये दोनों लोग मलाड पहुँचे। मलाड से रास्ते में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ कि दिलीप साहब जो हैं उनके पास फ़र्स्ट क्लास का टिकट होता था रेलवेज़ में सफ़र करने के लिए, लेकिन उनका जो टिकट था सिर्फ बांद्रा तक के लिए वैलिड था। तो टिकट इंस्पेक्टर जब चेकिंग करने के लिए आया तो डॉक्टर मसानी साहब उसको जानते थे और उन्होंने कहा कि भाई इनको आप मलाड तक की एक्सटेंशन चिट दे दीजिए। तो चलिए ये लोग मलाड पहुंच गए। मलाड पहुंच के, हालांकि मलाड से बॉम्बे टॉकीज़ ज़्यादा दूर नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी इसलिए ली कि लंच टाइम होने वाला था और इनको इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं लंच टाइम पे देविका रानी जी जो कि बॉम्बे टॉकीज़ की ओनर थी वो लंच के लिए घर ना चली जाए, तो फिर उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा दिलीप साहब और डॉक्टर मसानी टैक्सी करके बॉम्बे टॉकीज़ की तरफ रवाना हो गए। बॉम्बे टॉकीज़ के दरवाजे पे जब लोग पहुँचे तो एक बंगलो टाइप का था और ऑफिस स्ट्रक्चर कम लगता था, खूबसूरत गार्डन्स और बीच में एक फाउंटेन यानी कि फुहारा। और वहाँ पहुंचकर देविका रानी जी ने एक बहुत वेल इंटेंशन रिकॉग्निशन के साथ डॉक्टर मसानी को ग्रीट किया और उन लोगों को अंदर आने को कहा, लेकिन उनकी नज़र बराबर इस यंग दिलीप कुमार साहब के ऊपर थी और बहुत क्यूरियसली उसको वॉच कर रही थी। तो अंदर जाके उन्होंने दोनों को बहुत ग्रेसफुली उनको बैठने के लिए कहा और दिलीप साहब इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा कब इंट्रोडक्शन हो इनसे। तो मैं ये बताता चलूँ कि दिलीप
दिलीप साहब के खुद के अल्फाजों में, शी वॉज़ अ वेरी चार्मिंग एंड ग्रेशियस लेडी, एंड एक उनमें एक ग्रेस था और एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन था। और जाहिर बात है कि बॉम्बे टॉकीज़ की वो मालकिन थी। तो दिलीप साहब का इंट्रोडक्शन कराया गया एंड डॉक्टर मसानी ने उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया कि ये पेशावर के हैं और इनके फैमिली का फ्रूट बिज़नेस है और ये कुछ काम की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। तो देविका रानी जी ने सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछा, और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे एक और शख्स बैठे हुए थे उनके ऑफिस में सोफ़ा के ऊपर, जिनका नाम था अमिय चक्रवर्ती, और वो ज़माने के मशहूर डायरेक्टर थे। तो जब बातचीत इंट्रोडक्शन वगैरह सब ख़त्म हो गया तो देविका रानी जी ने दिलीप कुमार साहब की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये पूछा कि आपकी उर्दू प्रोफिशेंसी कैसी है, आपको उर्दू कैसी आती है। तो दिलीप साहब को जाहिर बात है कि उर्दू में तो बहुत अच्छी उनकी महारत थी। तो उन्होंने कहा कि उर्दू में मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी प्रोफिशेंसी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी गुड एट इट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और इसके बाद फिर उन्होंने उनको अमिय चक्रवर्ती जी से मिलवाया, इंट्रोड्यूस कराया, और फिर एक ऐसी पेशकश की जो कि दिलीप साहब की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और जिसकी उन्होंने कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई ऑफ़र उनके पास आएगा। तो देविका रानी जी दिलीप कुमार की तरफ मुखातिब हो के उनसे कहती हैं कि वुड यू लाइक टू बिकम एन एक्टर। तो ये डॉक्टर मसानी भी चौंक गए इस ऑफ़र को सुन के। दिलीप कुमार साहब को भी बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि पर मुझे तो कुछ इस फील्ड में, इस हुनर में मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो देविका रानी जी कहा कि आपके फैमिली का फ्रूट बिज़नेस है, आपको उसमें आप कितनी शिद्दत के साथ काम करते हैं, आपको कितना तजुर्बा है। दिलीप साहब ने कहा कि मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का फैमिली बिज़नेस है, लेकिन मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है और कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, बट आई एम वेरी विलिंग एंड आई एम वेरी आई हैव गॉट एन लर्निंग एटीट्यूड, और मैं सीख रहा हूँ और मैं सीख भी सकता हूँ। तो इस पर देविका रानी जी ने कहा कि वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। इफ़ यू विल टेक द पेन्स टू लर्न द क्राफ्ट ऑफ सिनेमा एंड एक्टिंग, you will do equally well here as you would do in the fruit business or the cultivation of fruit business, which your family business is. तो दिलीप साहब को ये बात अच्छी लगी और उनको कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हुआ, लेकिन वो इस बात को अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि तब तक उन्होंने कहा कि मैं, अगर आपको मंजूर हो तो आई एम हैप्पी टू गिव यू एन ऑफ़र टू वर्क इन आवर स्टूडियोज़ बॉम्बे टॉकीज़ एज एन एक्टर। उस ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट ही होते थे ऑन 1250 रुपीज़, 1250 रुपये पे। तो डॉक्टर मसानी साहब भी इस बात से चौंके, दिलीप साहब भी चौंके, और उन्होंने कहा कि थैंक यू एंड इट्स बीन वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी सच एन हैंडसम ऑफ़र एंड लेट मी कम बैक टू यू। और ऐसा कह के डॉक्टर मसानी और दिलीप कुमार साहब वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। रास्ते में ट्रेन में दोनों बात कर रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब वापस दिलीप साहब घर पे आते हैं तो उन्होंने अपने भाई से इस बात का जिक्र किया, अयूब साहब से, कि मुझे ऐसा ऑफ़र दिया है देविका रानी जी ने। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कमाल का ऑफ़र है, आई कांट बिलीव कि शी इज़ पेइंग यू 1250 रुपीज़ अ मंथ। लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि उस ज़माने में राज कपूर साहब की, जो कि कंटेम्प्रेरी थे, उनकी सैलरी भी 170 रुपये थी। तो उन्होंने कहा भी इस बात को कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद फिर कुछ फ़ैसला लेंगे। उसके बाद दिलीप साहब डॉक्टर मसानी के घर फिर गए चर्च गेट नेक्स्ट डे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई ज़रा ये मालूमात कर लें और ये जस्ट कंफर्म इट दैट वेदर इट इज़ मंथली और एनुअली। तो डॉक्टर मसानी साहब ने दिलीप कुमार साहब के सामने ही फ़ोन लगाया देविका रानी जी को, उनसे बात की, और उनकी जो बातचीत जब चल रही थी तो उससे एक बात ज़ाहिर हो रही थी कि बात दिलीप कुमार साहब के हक़ में जा रही है। और कंफर्म ये हुआ कि भाई ये सालाना मेहनताना नहीं है, ये मंथली की इनकम है 1250 रुपये, जो कि उस ज़माने में 1944 में दैट वाज़ अ बिग अमाउंट, बड़ी रकम होती थी। तो इस बात को लेके दिलीप साहब को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने घर जाके अपनी अम्मी को, जिनको वो प्यार से अम्मा कहते थे, उनको बताया
कि भी मुझे एक नौकरी मिल गई है और मुझे 1250 रुपये मिलेंगे और उससे घर के भी कुछ खर्चों में थोड़ा सा क्या कहते हैं ईजीनेस आएगी, भाई बहनों की पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम्हें नौकरी मिली कैसे है, ये 1250 रुपये तुम्हें किस बात के दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये इसलिए मुझे दिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया था कि ये फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र है। तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेके और उन्होंने इस बात को नेक्स्ट डे देविका रानी जी के पास जाके कंफर्म किया कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद देविका रानी जी ने उनको और उनके स्टूडियो में जो लोग काम करते थे उनसे मिलवाया, जिसमें सबसे बड़े दिग्गज थे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, और एक के बाद एक उनकी फ़िल्में आती गईं और वो कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पे चढ़ते गए। And we all know that he worked in about 60 movies in his entire career. एक से एक अच्छी मूवीज़ उन्होंने की, उनको 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और कई एक ज़माने ये था कि हर साल उन्हीं को मिलते थे, चाहे वो पिक्चर आज़ाद हो, नया दौर हो, दाग हो। उसके बाद फिर उनको शक्ति में भी रिसेंटली लास्ट उनको जो अवार्ड मिला था, उसके बाद पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑनर से भी उनको नवाजा गया। और इंडिया में जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स हो सकते हैं, पद्म भूषण और सबसे उनको सम्मानित किया गया। और मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको एक ऐसे टर्निंग पॉइंट के बारे में बताऊं दिलीप कुमार साहब की लाइफ के, जो उनकी ज़िंदगी को बदल गया और वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बन गए और आज सबके दिलों में राज करते हुए हम सबको अलविदा कह के चले गए हैं। और हमारी यही उम्मीद है, कोशिश है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अमन चैन नसीब करे और हम सबको ये नसीहत दे कि हम लोग भी उनके जिस शिद्दत के साथ वो काम करते थे उसके नक्शे कदम पे चलें और उनसे कुछ उनकी यादों को अपने दिलों में ताज़ा रखें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, कि एक कयानी बेकरी हुआ करती थी पूना में, वहाँ की सबसे पुरानी बेकरी है। उसके एक बिस्किट थे स्ट्रॉबेरी, तो दिलीप साहब की बेहद पसंद के बिस्किट थे वो स्ट्रॉबेरीज़, और वो उसको बड़े क्या कहते हैं बड़े चाव से खाया करते थे। और इसी के साथ एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ब्रदर जिन्होंने जो बॉम्बे में रिकॉर्डिस्ट हैं और वहाँ के एक बहुत जाने माने रिकॉर्डिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने 1970s में BR फिल्म्स ज्वाइन की थी और दिलीप कुमार साहब के साथ एक पिक्चर बन रही थी दास्तान, जिसमें वो भी असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट थे। तो दिलीप कुमार साहब की महानता ये थी कि वो चाहते तो कयानी बेकरी के मालिक को एक फ़ोन करते और वो सारी बेकरी और सारे स्ट्रॉबेरी के बिस्किट्स लेके उनके पास पहुंच जाता। लेकिन वो इतने इस किस्म के इंसान थे कि वो मेरे ब्रदर से बोलते थे कि अरे भाई चतुर्दी साहब, आप जब पूना जाएं तो ज़रा स्ट्रॉबेरी के बिस्किट्स ले आइएगा। तो मेरे ब्रदर बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े उससे लेके आते थे और उनके जाके बंगले पर उनको दे के आते थे। और ये उनके कैरेक्टर का एक पहलू था कि वो चाहते थे कि एक हमारे साथ यूनिट का जो बंदा काम कर रहा है उसको भी इस बात का एहसास दिलाते थे कि भाई देखिए, आप लेके आए हैं मेरे लिए ये मेरे पसंदीदा बिस्किट। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते चलते आपको ये किस्सा भी सुना दें जो शायद नहीं मालूम हो बहुत से लोगों को, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन सारा जी को ज़रूर पता होगा। तो बस इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि दिलीप साहब की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम ये दुआ करते हैं कि वो हमेशा हमारे बीच में रहें और हमें अपनी फ़िल्मों के ज़रिए और अपने ज़िंदगी के ज़रिए एक इंस्पिरेशन देते रहें। तो इसी के साथ हम साइन ऑफ़ करते हैं और उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और आपके सामने एक और दिलचस्प किस्सा लेके आएंगे। गुड बाय।